नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर शुभ कर्तरी योग किसे कहते हैं और पाप कर्तरी योग किसे कहते हैं। जन्म कुंडली के अंदर कोई भी भाव, कोई भी राशि, कोई भी ग्रह जब दो शुभ ग्रहों के बीच में आ जाता है तो उसे शुभ कर्तरी योग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली के अंदर कोई भी भाव, कोई भी राशि, कोई भी ग्रह दो पाप ग्रहों के बीच में आ जाता है तो उसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। अर्थात जन्म कुंडली का कोई भी भाव, राशि और ग्रह उसके आगे वाले भाव में और पीछे वाले भाव के अंदर अगर शुभ ग्रह हो तो उसे शुभ कर्तरी योग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली का कोई भी भाव, राशि और ग्रह उसके आगे वाले भाव में और पीछे वाले भाव के अंदर अगर पाप ग्रह बैठे हो तो उसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लेंगे कि शुभ ग्रह कौन से होते हैं और पाप ग्रह कौन से होते हैं। तो सुनिए, चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र। फिर से कहूंगा, चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र ये चारों चार कुंडली के शुभ ग्रह होते हैं, यानी कि नैसर्गिक दृष्टि से शुभ होते हैं। और कुंडली के अंदर नैसर्गिक दृष्टि से पाप ग्रह कौन से होते हैं? तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। फिर से कहूंगा, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु ये 5 पाप ग्रह होते हैं। 4 शुभ ग्रह, 5 अशुभ ग्रह। तो जब भी कोई भी भाव, कोई भी राशि, कोई भी ग्रह दो शुभ ग्रहों के बीच में हो तो शुभ कर्तरी योग, पाप ग्रहों के बीच में हो तो पाप कर्तरी योग। आइए मैं आपको बोर्ड के ऊपर काफी गहनता से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिए, यहां पे मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर चंद्र स्वगृही होकर बैठा है और यहां पे चंद्र दिग्बली भी होता है। अभी आप देखिए, चंद्र के आगे वाले भाव के अंदर गुरु बैठा है और चंद्र के पीछे वाले भाव के अंदर बुध बैठा है। अर्थात चंद्र, बुध और गुरु दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठा है तो हम कहेंगे कि चौथा भाव शुभ कर्तरी योग में आ रहा है। तो इससे क्या होगा? चौथे भाव से लगती सारी चीजों का जो फल मिलने वाला है उसके शुभ फल में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। अगर चौथे भाव में चंद्र बैठा है तो हम कहेंगे कि चंद्र से लगती सारी चीजों का फल बढ़ जाएगा। अर्थात चंद्र मन का कारक है, चंद्र माता का कारक है, तो वो सारी बातों में भी शुभ फल में वृद्धि हो जाएगी। जो चौथा भाव है ये मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का है तो वो सुख में भी वृद्धि हो जाएगी। तो मेष लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा है और तीसरे भाव में स्वगृही बुध है, 5वें भाव के अंदर भाग्याधिपति गुरु भी बैठा है तो हम कहेंगे कि चंद्र शुभ कर्तरी योग में है। तो चंद्र कर्क राशि और चौथे भाव से जो जो चीजें देखी जाती है वो सारी बातों के शुभ फल में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और उसका फलादेश कैसे किया जाता है? तो सुनिए, हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, माता का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्र मन का कारक है तो हम कहेंगे ये व्यक्ति हमेशा उत्साही, आनंदित, खुश मिजाजी, मनमौजी और आनंद से जीने वाला व्यक्ति होगा। हमेशा उसके चेहरे पे तेज और प्रभाव होगा और खुश होगा। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव के अंदर स्वगृही भी है, दिग्बली भी है, लेकिन यहां पे आप देखिए चंद्र के आगे वाले भाव के अंदर राहु बैठा है और चंद्र के पीछे वाले भाव के अंदर शनि बैठा है। अर्थात चौथा भाव शनि और राहु दो पाप ग्रहों के बीच में है तो हम कहेंगे कि चौथा भाव पाप कर्तरी योग से पीड़ित है। अब इसमें और एक स्टेप अंदर जाएंगे। जो राहु है हमेशा वक्र गति से चलता है, अर्थात सिंह राशि से कर्क राशि में जाएगा
और जो शनि है ये मिथुन राशि से कर्क राशि की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो शनि मार्गी होता है, राहु हमेशा वक्री होता है, यानी कि वक्र गति से चलता है। तो यहाँ पे शनि आगे बढ़ रहा है और राहु वक्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो ये चंद्र दो पाप कर्तृयोग में ज्यादा पीड़ित हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, लेकिन बहुत दिक्कतों के बाद, बहुत तकलीफों के बाद, बहुत परेशानियों के बाद इसे मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा। इसकी माता बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसकी माता के जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तकलीफों का उसे हमेशा सामना करते रहना पड़ेगा। चंद्र मन का कारक है, तो हम कहेंगे कि चंद्र दो पाप ग्रहों के बीच में पीड़ित हो रहा है, पाप कर्तृयोग में पीड़ित हो रहा है। तो ये व्यक्ति मन से अशांत, उदास, हताश, निराश, परेशान रहेगा और ये व्यक्ति हमेशा चिंताग्रस्त रहेगा। तो दोनों में कितना फर्क आ गया। यहाँ पे भी चंद्र स्वगृही है, यहाँ पे भी चंद्र स्वगृही है, लेकिन यहाँ पे शुभ कर्तृयोग में है, तो चंद्र के शुभ फल में 4 गुना वृद्धि हो गई। यहाँ भी चंद्र स्वगृही है, दिग्बली है, लेकिन पाप कर्तृयोग में होने की वजह से चंद्र के शुभ फल में करीबन 60 या 70% कमी आ गई। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि अगर नियम ऐसा है कि जो कोई भी लग्नाधिपति ग्रह अगर पाप कर्तृयोग बनाता हो तो वो ज्यादा अशुभ नहीं होता। जैसे कि आप देखिए, मेष लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति मंगल 10वें भाव के अंदर दिग्बली भी हो रहा है, उच्चका भी हो रहा है, और 12वें भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है। तो शनि और मंगल के बीच में 11वां भाव आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो पाप कर्तृयोग है ये ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्योतिष का नियम ये कहता है कि जब लग्नाधिपति ग्रह शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो और लग्नेश खुद पाप कर्तृयोग बनाता हो तो वो पाप कर्तृयोग ज्यादा खराब फल नहीं देता। और यहाँ पे आप देखिए, 11वें भाव का मालिक खुद शनि यहाँ पे बैठा है और लग्नेश खुद यहाँ पे उच्चका हो रहा है। तो ये जो पाप कर्तृयोग है ये ज्यादा खतरनाक ना होगा, थोड़ा सा ही तकलीफ देगा, रुपए में 15-20% तकलीफ देगा और 80% ये भाव का फल अच्छा मिलेगा अगर ये भाव का जो राशि स्वामी है वो शुभ स्थिति में हो। तो अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि जैसे आप देखिए, मेष लग्न की कुंडली के अंदर हम 7वें भाव को देखते हैं। तो 7वें भाव के अंदर क्या है? तुला राशि है, और तुला राशि के आगे के भाव में राहु है, पीछे वाले भाव में शनि है। तो 7वां भाव पाप कर्तृयोग में पीड़ित हुआ, अर्थात 7वां भाव शनि और राहु के बीच में आ गया। कर्तरी का अर्थ क्या होता है? कैची, यानी कि दो पाप ग्रहों के बीच में जो भी भाव आ जाता है उस भाव का फल काट दिया जाता है, उसके शुभ फल को काट दिया जाता है, उसके शुभ फल को बहुत कमजोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तुला राशि के एक तरफ है राहु, एक तरफ है शनि, तो दो पाप ग्रहों के बीच में 7वां भाव आ गया। उसमें भी देखिए, जो शनि है ये हमेशा मार्गी होता है, तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जो राहु है वो वक्र गति से चलता है तो वो इस तरफ जाएगा। तो इसका मतलब 7वां भाव ज्यादा पीड़ित हो गया। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट देखिए कि सप्तमाधिपति शुक्र 4थे भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या फलादेश किया जाएगा कि इस व्यक्ति को जो पत्नी मिलेगी वो बहुत ही सुंदर होगी, बहुत ही संस्कारी होगी, बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही घरेलू होगी, लेकिन फिर भी इन लोगों के वैवाहिक जीवन में काफी कंकास, कलेश, अशांति, झगड़े होते रहेंगे। क्यों? कहीं ना कोई कारण से उन दोनों के बीच में झगड़े होते रहेंगे। फिर वो सास बहू के झगड़े हो या पैसे के झगड़े हो या बाहर कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन 7वां भाव डैमेज होने की वजह से वैवाहिक जीवन में कंकास, कलेश, अशांति, झगड़े होते रहेंगे, लेकिन विवाह भंग ना होगा। क्यों? क्योंकि सप्तमाधिपति दिग्बली होकर बैठा है, तो ये विवाह भंग ना होने देगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में कंकास, कलेश, अशांति, खिटपिट लगा रहेगा। ठीक वैसे ही आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं
कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर शुक्र नीच राशि में निर्बल होकर यहां पे बैठा है। फिर से कहूंगा, मीन लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर शुक्र सप्तम भाव में नीच का होकर बैठा है। एक तरफ है शनि, एक तरफ है राहु। शनि आगे बढ़ रहा है, राहु वक्र गति से पीछे जा रहा है। तो पहले ही सप्तम भाव के अंदर नीच का शुक्र है और आजू बाजू में दो पाप ग्रह होने की वजह से यह शुक्र की स्थिति और ज्यादा भीषण गंभीर हो जाती है, बहुत ही भयानक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को पत्नी भी अच्छी नहीं मिलेगी, पत्नी भी कहीं ना कहीं ठीक ना होगी, और शनि और राहु के पाप कर्तृयोग के वजह से वैवाहिक जीवन में कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे और इन लोगों का वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा ना होगा और डिवोर्स हो जाएगा। उसमें भी अगर जो सप्तमाधिपति बुध अगर जो नीच राशि में निर्बल हो या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो निश्चित तौर पे उसका विवाह भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्तमाधिपति भी कमजोर हो गया, शुक्र भी नीच का है और 7वां भाव दो पाप कर्तृयोग में हो गया। तो यहाँ पे तीनों चीजें पीड़ित हो गई। 7वां भाव भी दो पाप ग्रहों के बीच में पीड़ित हो गया, कन्या राशि भी पीड़ित हो गई, और कन्या राशि का स्वामी बुध भी नीच का हो या खड्डे में हो तो वो भी पीड़ित हो गया, और 7वें भाव में जो ग्रह बैठा है वो भी नीच का हो गया। तो यहाँ पे 7वें भाव का फल टोटली डैमेज हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा फल न मिलेगा, बल्कि उम्मीद से ज्यादा खराब फल मिलेगा। अभी हम और एक स्थिति को जानेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह से दूसरे और 12वें भाव में कोई भी ग्रह न होने के बावजूद भी पाप कर्तृयोग निर्माण होता है। तो आप कहोगे वो कैसे? तो सुनिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए कर्क लग्न की कुंडली के अंदर मंगल नीच राशि में निर्बल होकर 7 अंश पे है, और कर्क लग्न की कुंडली के अंदर शनि शत्रु राशि में होकर 12 अंश का है। फिर से कहूंगा, कर्क राशि में मंगल नीच का होके 60 डिग्री पे है, शनि शत्रु राशि का होके 12 अंश पे है, और इन दोनों के बीच में चंद्र 9 अंश का है। मंगल की डिग्री 7, चंद्र की डिग्री 9 और शनि की डिग्री 12। तो इसमें हुआ क्या, जो चंद्र ग्रह है वो मंगल और शनि दो पाप ग्रहों के बीच में आ गया, तो इसे हम कहेंगे चंद्र पाप कर्तृयोग में पीड़ित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो पहले भाव से लगती जो सारी चीजें होगी उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। यानी कि व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से, उसके पर्सनालिटी की दृष्टि से, उसके व्यक्तित्व की दृष्टि से उसको अच्छा फल नहीं मिलेगा। उसके बाद कर्क राशि कौन सी चीजों को दर्शाती है? तो कर्क राशि छाती को दर्शाती है, चौथे भाव यानी जमीन से लेकर चीजों को दर्शाती है, तो उस चीजों का भी फल न मिलेगा। चंद्र मन का कारक है, तो मन से लगती चीजों को भी व्यक्ति को परेशान करेगा। ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से हताश, उदास, निराश, चिंतित, हमेशा चिंताग्रस्त होंगे। तो यहाँ पे चंद्र दो पाप ग्रहों के बीच में आ जा रहा है, तो इसे हम चंद्र कहेंगे पाप कर्तृयोग में पीड़ित है। ठीक उसका उल्टा देखिए, कर्क लग्न की कुंडली के अंदर ही आप देखिए भाग्याधिपति गुरु उच्च का होके 7 अंश पे है, और सुखाधिपति शुक्र लग्न में ही 10 अंश का है। भाग्याधिपति गुरु 7 अंश पे उच्च का होके बैठा है, सुखाधिपति शुक्र लग्न में बैठा है 10 अंश पे। इन दोनों के बीच में चंद्र 9 अंश का है। तो इसे हम कहेंगे कि चंद्र शुभ कर्तृयोग में बैठा है। तो ये जो चंद्र का जो फल मिलने वाला है वो अभी 3 गुना ज्यादा मिलेगा। हम कहेंगे कि ये व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, ये व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर होगा, शरीर से स्वस्थ होगा, प्रभावशाली होगा, इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, तेजस्वी होगा। चंद्र चेहरे पे है तो दिखने में बहुत ही सौम्य आकर्षक व्यक्तित्व होगा। गुरु और शुक्र है तो उसके चेहरे पे ज्ञान का तेज, सुंदरता का तेज होगा, और व्यक्ति सर्वसुख संपन्नता प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे चंद्र से मिलने वाला जो फल है, लग्न से मिलने वाला जो फल है, उसमें 4 गुना शुभ फल में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से पाप कर्तृयोग और शुभ कर्तृयोग देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, इसमें और एक नियम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी योग देखते हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि
चंद्र चौथे भाव में है, यहाँ पे एक शुभ ग्रह भी है और एक पाप ग्रह भी है, यहाँ पे भी एक शुभ ग्रह भी है और पाप ग्रह भी है। तो क्या होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे शनि और बुध दोनों है और यहाँ पे गुरु और राहु दोनों है। ध्यान से सुनना, चंद्र लग्न में है, यहाँ चौथे भाव में है चंद्र, और तीसरे भाव में बुध शनि साथ में बैठे हैं और पांचवें भाव में गुरु राहु साथ में बैठे हैं। तो यहाँ पे दुविधा हो गई, चंद्र शुभ कर्तरी योग में भी हुआ, पाप कर्तरी योग में भी हुआ, तो उस समय फलादेश कैसे करें। तो उस समय योगों का गणित देखा जाता है। योगों का गणित मतलब अभी यहाँ पे देखिए गुरु राहु का चंडाल योग बन रहा है और यहाँ पे शनि बुध का मंद योग बन रहा है। तो फिर ये जो चंद्र है वो ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाएगा। तो इस प्रकार से योगों को देख के भी अंदाजा लगाना पड़ता है। इसमें और एक मैं बात बता देता हूं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो लग्नाधिपति ग्रह मंगल है, वो मंगल दसम भाव में बैठा है। आइए बोर्ड पे बताना चाहूंगा कि लग्नाधिपति मंगल दसम भाव में बैठा है और वो ग्रह दो पाप ग्रहों के बीच में आ गया। जैसे कि मान लो यहाँ पे शनि आ गया, यहाँ पे राहु आ गया, तो क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि लग्नाधिपति अगर जो बलवान होकर दिग्बली होकर उच्चका होकर बैठा है, तो ये पाप कर्तर योग कितना भी स्ट्रांग होने के बावजूद ये हर परिस्थिति से ये आदमी लड़ेगा और अपना रास्ता निकालेगा और आखिरकार सफलता हासिल करेगा, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा। भले आजू बाजू में पाप ग्रह है, इससे क्या होगा, उसके जीवन में दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी, रुकावटें आएगी, लेकिन लग्नाधिपति खुद बलवान होकर राजयोग बना रहा है, तो ये सारी परेशानियों से लड़ लेगा। ये दो पाप ग्रहों के पाप कर्तव्य योग से लड़ लेगा और अपना रास्ता खुद बनाएगा। अर्थात अगर लग्नाधिपति पाप कर्तव्य योग में पीड़ित होता हो, लेकिन अगर लग्नेश अगर जो उच्च का होके कोई राजयोग बनाता हो, शुभ स्थिति में हो, दिग्बली हो, तो वो हर परिस्थिति से लड़ के परेशानियों का रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ते सफलता हासिल करता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि अगर यही लग्नाधिपति मंगल नीच का होके बैठा हो और पाप कर्तव्य योग में हो, तो बहुत ज्यादा शुभ फल देता है और कुंडली की शुभत्वता को कमजोर कर देता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी योग को समझाने का पूरा प्रयास किया है। हो सकता है इससे आपके फलादेश के अंदर आपको मदद मिले। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।